नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अश्विनी लिप्टे और मैं बात करती हूँ आयुर्वेद के बारे में। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और आयुर्वेदिक गर्ल इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे वीडियोस जो कि सिर्फ आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। आयुर्वेद ये जीवन का शास्त्र है और ये यथार्थ है, ये सत्य है, क्योंकि दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या और रुग्ण परिचर्या, अलग अलग व्याधियों की ट्रीटमेंट्स, उसके आसान से सॉल्यूशंस और अलग अलग ऐसे व्याधियों की ट्रीटमेंट्स जिनका वर्णन एलोपैथी में और मेडिकल साइंस भी आज ढूंढ रहा है, उसके जवाब हमें आयुर्वेद में ही मिल जाते हैं। बस ज़रूरत है उसे ढूंढने की और उन फार्मूलाज को समझने की। जिस हद तक मैं समझ सकती हूँ वो बातें मैं आपको मेरे इस चैनल से ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। जैसे कि दिनचर्या के पार्ट में मैंने बताया था कि हमारा डेली रूटीन आयुर्वेद के अनुसार कैसा होना चाहिए, तो ऋतुचर्या में हम जानते हैं कि अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग सीजन्स में जो भी वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उसके अनुसार हमारा आहार और विहार कैसा होने चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत ही सुंदर तरह से वर्णन किया हुआ मिलता है। अगर हम इसका पालन करते हैं तो उस ऋतु में होने वाले दोषों के बदल के वजह से जो व्याधि होते हैं उनसे ज़रूर बचा जा सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो डिसीज़ होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। और उन ऋतुओं में जो भी शोधन बताए हैं, जो भी पंचकर्म बताए हैं, यदि हम स्वस्थ हैं या और उन पंचकर्मों को उन ऋतुओं में अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक हमारी हेल्थ हमेशा निरोगी रहेगी। और जो शतायु, जो मनुष्य का जो जीवन मान है कि 100 ईयर्स की जो आयु है, उस आयु तक हम ज़रूर ही तंदुरुस्त बने रहेंगे। ये आयुर्वेद का दावा है। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीष्म ऋतुचर्या, समर सीज़न की ऋतुचर्या। तो आज हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में। इसका मतलब है जब कि गर्मी के दिन होते हैं तब उस ऋतु में हमें आहार विहार और हमारी चर्या, लाइफस्टाइल कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे कि निसर्ग में बदलाव होते हैं वैसे ही बदलाव हमारे शरीर में होते हैं। तो ये काल होता है मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों का, या हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखें तो ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के वक्त ये बदलाव होते हैं। तो इस ऋतु में सूर्य अपने हाईएस्ट तेज में होता है और इतने तेज में, इतना प्रखर होता है सूर्य की रोशनी या उसकी धूप कि हमारे शरीर में धातुओं और स्निग्धता को वो शोषित कर लेता है। जैसे कि निसर्ग में पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, प्राणी, इन सब को सुखा लेता है सूर्य का तेज, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी सभी धातुओं की स्निग्धता शोषित की जाती है। इस ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेद होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसके कारण हमारे शरीर में अग्नि का मांद्य हो जाता है, जाठर अग्नि की मंदता आ जाती है। इसका मतलब भूख कम लगती है। इस काल में वात का क्षय होता है। वात का क्षय होने के कारण इसके साथ साथ उष्णता की वजह से हमारे शरीर में रक्त के और पित्त के व्याधि होने की संभावना रहती है। तो इस काल में, इस कालावधि में हमें किस प्रकार का आहार विहार लेना है, आइए जानते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले देखेंगे आहार कैसा होना चाहिए। ऋतुओं के बदलाव की वजह से इस ऋतु में हमारे शरीर में अग्निमांद्य होने के कारण हमारे शरीर में निरुत्साह, कुछ काम नहीं करने की ऐसे एक टेंडेंसी पैदा हो जाती है। एनर्जी के लेवल्स बहुत ही कम हो जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ भी करने का उत्साह नहीं रहता। तो और वैसे ही वात विकार बढ़ने का भी डर रहता है। और इस ऋतु में कैसा आहार लेना है, आइए जानते हैं। भूख कम होने के कारण, अग्नि की मंदता के कारण आपको आहार भी लघु और मात्रा में कम लेना ज़रूरी है।
और शरीर में क्षारधर्मी उष्णता के आपको बैलेंस करना है। इसलिए आपको मधुर, मीठा, अम्ल यानी खट्टा और लवण यानी थोड़ा सा नमकीन, इस प्रकार का आहार लेना है। वो जो आहार है वो हो भी ठंडा हो, इसका मतलब शीत वीर्यात्मक हो। खाना ठंडा नहीं होना चाहिए, उसका वीर्य ठंडा होना चाहिए। वैसा आहार लेना है जो कि गुण में शीतल हो, और ऐसा आहार लेना है कि जिसमें स्निग्धता हो, ऑयलीनेस हो। तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं? लिक्विड डाइट हमें लेना ज़रूरी है। इसका मतलब मीठे, शुगर से युक्त, चीनी से युक्त हम अलग अलग पेय पदार्थ, लिक्विड्स ले सकते हैं, जैसे कि शरबत है, नारियल का पानी है, कैरी का शरबत है, नींबू का शरबत है, खजूर का शरबत है, पफ्ड राइस का शरबत है। इस प्रकार के जूसेस आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ संतरे का जूस, मौसमी का जूस, इस प्रकार के लिक्विड डाइट आप ले सकते हैं। और खाने में आप क्या क्या ले सकते हैं? अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो भाकरी, ये शब्द आपको पता होगा। ज्वारे की भाकरी ले सकते हैं, गेहूं की चपाती ले सकते हैं, भुने हुए चावल से बनाया हुआ भात ले सकते हैं, और दूध के पदार्थ ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, तेल, ये अधिक मात्रा में भी आप सेवन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पूछे कि कौन सा ऋतु है जिसमें हम ज़्यादा तला हुआ, ये सब तेल से बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा घी की चीज़ें कब ले सकते हैं, तो आप ग्रीष्म ऋतु में ले सकते हैं। लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी, क्योंकि इस ऋतु में अग्नि की मंदता होती है। और आप तेल से बनी हुई चीज़ें ले सकती है, लेकिन डीप फ्राइड चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें और बाजरी ये आपको धान्य ये वर्ज्य करने हैं, नहीं खाने हैं। आप ज़्यादा प्रमाण में बटर मिल्क, इसका मतलब तक्र, इसका सेवन कर सकते हैं, जिसे हम लस्सी या छाछ कहते हैं, उसका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। खट्टे फलों का सेवन आप ज़रूर करें, जैसे कि कैरी है, इमली है, इसका सेवन आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मसाले के पदार्थ आपको सेवन नहीं करने हैं या कम मात्रा में सेवन करने हैं। सब्जियों में आप लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। भिंडी खा सकते हैं, परवल, बिटर गार्ड, रिच गार्ड, दूधी आप खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, इस प्रकार सूरन खा सकते हैं। आप कच्चा प्याज ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। इस ऋतु में आपको ये सब सेवन करना है। आपको दालों का सेवन कम से कम मात्रा में इस ऋतु में करना है। जिन्हें रोज़ दाल खाने की आदत है वो तुअर या मूंग दाल खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी है। कच्चा प्याज आपको ज़्यादा मात्रा में क्यों खाना है? क्योंकि वो ठंडे वीर्य का है। आपको गर्म वीर्य का जो लहसुन है, अदरक है, उसकी मात्रा आपके आहार में कम सेवन करनी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको जिन पशु पक्षियों में मांस की प्रमाण अधिक होता है उसका सेवन आप ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। जो पानी में होते हैं और जो ज़्यादा पानी के अंदर रहने वाले, जैसे कि फ़िश, इस प्रकार के नॉनवेज पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। जो रेड मीट है, जो बकरे इत्यादि का जो मीट है, वो आपको सेवन नहीं करना है। पानी, इस ऋतु में पानी की मात्रा सेवन आपको ज़्यादा मात्रा में करना है। तो इसे ठंडे वीर्य का बनाने के लिए आप इसे मटके में ज़रूर रखें। इसमें चंदन, नागरमोथा, इसको आप डाल के पी सकते हैं। कपूर जैसे सुगंधी पदार्थों को भी आप डाल सकते हैं। एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि फ्रिज में पानी मत रखिए, क्योंकि इससे पानी पचने में ज़्यादा गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है। इसलिए आपके पचन को भी ये स्लो कर सकता है। आपका जो अग्निमांद्य ऑलरेडी है उसको और भी अग्निमांद्य को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ आप फलों में खजूर, मुनक्का, जो कि खट्टे फल आपको मिलते हैं, जैसे कि आम, इमली, मौसम्बी, संतरा, नींबू, ये सब आपको सेवन करने हैं। अनुपान, खाने के बाद जो आप लिक्विड लेना पसंद करते हैं तो उसमें आप तक्र यानी बटर मिल्क या छाछ, इसको ज़रूर सेवन कीजिए। इस ऋतु में हम कोई भी व्याधि ना हो, हमारी हेल्थ अच्छी सी बनी रहे, इसलिए ऋतु के अनुसार हमारे ग्रंथों में कुछ रसायनों का वर्णन मिलता है। तो इसमें हरितकी एक इम्पॉर्टेंट द्रव्य बताया गया है, जो हिरडा या हरेडा, ये आपने नाम सुना होगा, जो कि त्रिफला में एक कंटेंट है।
तो इस हिरडे को आपको गुड़ के साथ सेवन करना है ग्रीष्म ऋतु में, जिससे कि आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। आपको खाने के पहले सुबह शाम 1 चम्मच हरड़े को 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर गोली जैसा बनाना है और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी लेना है खाने के बाद। इस ऋतु में हमारा विहार कैसा हो, लाइफस्टाइल कैसी हो, एक्सरसाइज कैसे करना है, आइए जानते हैं। इस ऋतु में आपको 2 बार स्नान करना है, वो भी ठंडे जल से स्नान करना है। सिर्फ इसी ऋतु में दिन में सोने को अलाउ किया गया है, दिवा स्वाप अलाउ है। इसका मतलब दिवा स्वाप का मतलब है दिन में सोना। दिन में सोने से हमारे शरीर में स्निग्धता या कफ का प्रकोप होता है, कफ बढ़ता है, स्निग्धता भी बढ़ती है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं, क्योंकि वातावरण में इतनी रुक्षता होती है कि हमारे शरीर को स्निग्धता की आवश्यकता होती है। इसलिए इस ऋतु में दिवा स्वाप दोपहर में सोना अलाउड है। फिर भी जो लोग बहुत मोटे हैं, कफ के व्याधि हैं, वो दिन में सोना अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो दिन में सोना है तो आप घर में ठंडी जगह पे सो सकते हैं, और रात में जो चांदनी है, इसका मतलब चांदनी रात में आपको ठंडी जगह पे कपूर या चंदन का लेप लेकर के सोने को कहा है। रात का खाना भी आपको कम मात्रा में, कम ऑयल से बना हुआ लेना है। आपको मालती, मोगरा, गुलाब, इस प्रकार के जो फूल उस ऋतु में जो हमें निसर्ग में मिलते हैं, उस प्रकार के फूलों की मालाएं धारण करने को बोला है। अगर आप कहेंगे कि ये तो कैसे लगेगा अगर हम मालाएं धारण करेंगे, फूल पुष्प धारण करेंगे, तो कम से कम जो स्त्रियां हैं उनको इस बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो अलग अलग गजरों का सेवन करें, अलग अलग गजरे पहने, मोतियों के अलंकार को ज़रूर पहने, क्योंकि इसके कारण आपके रक्त और पित्त की शांति होती है और हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। अगर आप ये रेगुलरली करेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि आपकी चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, इसका प्रमाण भी बहुत कम हो गया है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में रात में नींद बहुत जल्दी नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, रात का खाना 8 बजे के पहले ही ले लेना है, और सोते वक्त आपको भैंस का दूध अगर मिल जाए तो उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के रात को सोने से पहले आपको हल्दी डालकर, शक्कर डालकर भैंस के दूध का सेवन करना है। तो 1 गिलास तक भैंस के दूध का आप सेवन कर सकते हैं। हमारे शरीर में शुक्र धातु का भी बहुत महत्व है, इसलिए कितने टाइम बाद आपको सेक्स लाइफ एंजॉय करनी है, इसका भी सेवन हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो ग्रीष्म ऋतु में, जो कि आदान काल का एंड का ऋतु है, हमारे शरीर का बल बहुत ही कम होता है, सभी धातुएं रुक्ष हो जाती हैं। इसलिए इस ऋतु में कम से कम 15 दिन का अंतर आपको आपके सेक्स लाइफ में रखना है। तो इस ऋतु में मैथुन का सेवन ना ही करे तो अच्छा है, या करे तो बहुत ही कम मात्रा में करे। इस ऋतु में ना कोई उपवास करे, ना ज़्यादा व्यायाम करे, ना ही धूप में घूमे फिरे। इस ऋतु में अल्कोहल, मद्यपान का सेवन भी नहीं करने को कहा है, वर्ज्य कहा है। इस ऋतु में ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाले अन्नपान को आपको नहीं करना है। इस ऋतु में पंचकर्म को भी करने को नहीं कहा है। अग्निकर्म जैसे पंचकर्म, क्षार कर्म, ये सब आपको नहीं करने वाले हैं। और जो लोग डाइट करना चाहते हैं वज़न कम करने के लिए, तो इस ऋतु में उनको वो अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल डाइट का सेवन करना चाहिए, हल्का आहार ले, हल्की लाइफस्टाइल रखे, अपनी तबीयत की केयर ले। वैसे भी अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर पे रहने के कारण बहुत सारे लोग ऑयली और मसालेदार पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। इसके कारण उनके शरीर में पित्त और रक्त की बीमारियां होने का प्रमाण भी बढ़ सकता है। वैसे भी इस ऋतु में वात का क्षय होता है, और इसके अगली जो ऋतु है, इसके बाद आने वाली जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। तो इस वर्षा ऋतु में हमारे शरीर में वात प्रकोप की कोई व्याधि ना हो, इसलिए मैंने जो ये ऋतुचर्या का वर्णन किया है, इसे कृपया ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इसमें से कोई भी टिप्स आपको पसंद आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
बी हेल्दी एंड बी आयुर्वेदिक। धन्यवाद।